नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू योर साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पुचुक विज्ञान। मेक योर लर्निंग इजी एंड स्ट्रॉन्ग। आज हम वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जानेंगे कि व्हाट इज वेक्टर एंड व्हाई वी नीड वेक्टर। वेक्टर का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके बेसिक्स जानेंगे कि वेक्टर की सोच कहाँ से आई, इसका डिफाइनिंग स्टार्ट करना हम कहाँ से किए हैं, हमने सोचा कैसे इसके बारे में, इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। तो फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर की सोच हमारी फिजिकल क्वांटिटी से ही आई। फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए ही वेक्टर की ज़रूरत पड़ी। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता है भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी क्वांटिफाइड बाय मेजरमेंट। यानी भौतिक राशि एक ऐसा भौतिक गुण है जिसे माप द्वारा परिमाणित किया जा सकता है। यानी भौतिक राशि एक ऐसा भौतिक गुण है जिसको हम माप द्वारा उसको हम डिफाइन करते हैं या परिमाणित करते हैं। तो आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं क्लासेस में जाना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी को हम पी क्यू इक्वल टू एन यू फॉर्म में व्यक्त करते हैं। यहाँ पर एन न्यूमेरिकल वैल्यू है एंड यू से है यूनिट। ठीक है, यूनिट के बारे में आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, कई सारी यूनिट्स हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट दोनों बहुत इंपॉर्टेंस हैं। एवरी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट यूनिट्स डिफाइन की गई है। जैसे अगर एक एग्जांपल के साथ समझाऊं इसको कि क्यों डिफाइन की गई है यूनिट्स एवरी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए। तो जैसे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आपका मन जलेबी खाने का है, अक्सर लोग सुबह जाते हैं, तो आपका मन जलेबी खाने का है। आप दुकान में गए और दुकान वाले भैया से बोले कि भैया हमें 2 लीटर जलेबी दे दीजिए। तो जलेबी जो दुकान वाला है वो आपसे क्या बोलेगा कि भैया आप पगला गए हो क्या, 2 लीटर जलेबी कहाँ से आती है। वो आपको जलेबी किलोग्राम में देगा ना, लीटर में तो दे नहीं पाएगा। तो इसीलिए एवरी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफरेंट यूनिट डिफाइन की गई है। आप किसी दूसरे यूनिट्स को किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ के साथ आप ऐड कर दोगे तो वो फिर डिफाइन नहीं करेगा। वो जैसे कि अगर हम सॉलिड थिंग्स का अगर वेट करते हैं तो वो किलोग्राम या ग्राम में करते हैं, जैसे कि जलेबी। और अगर आप लिक्विड्स का करते हैं तो आप लीटर में करते हैं। ठीक है, इसलिए दुकान वाला आपको जलेबी नहीं दे पाया। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स की। तो फिजिकल क्वांटिटी हमारा 2 टाइप्स का होता है। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब आपने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी नीड वेक्टर। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में ही डिफाइन हो जा रही है एवरी फिजिकल क्वांटिटी, तो हमें वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। इसको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि वेक्टर की ज़रूरत पड़ी क्यों। मान लीजिए आपके भाई ने आपसे कहा कि आप 2 किलोमीटर जाओ, तो वहाँ पे आपको एक दुकान मिलेगी और आप मिठाई लेकर के आओ। ठीक है, तो आप मिठाई लेने के लिए घर से बाहर निकलने के बाद आपके दिमाग में ये आया कि यार मैं 2 किलोमीटर जाऊँ तो किधर जाऊँ, लेफ्ट में जाऊँ या राइट में जाऊँ, या सामने जाऊँ या पीछे जाऊँ, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। आप दोबारा अपने भाई के पास जाते हो और उससे पूछते हो कि 2 किलोमीटर मैं किधर जाऊँ। तब वो आपको एक डायरेक्शन बताता है कि तू 2 किलोमीटर लेफ्ट में जा, या 2 किलोमीटर राइट में जा, या 2 किलोमीटर सामने जा, या 2 किलोमीटर बैकवर्ड जा। ठीक है, तो आपको एक डायरेक्शन बताता है कि नॉर्थ ईस्ट में जा, साउथ वेस्ट में जा, जहाँ भी जा। ठीक है, तो आपको एक डायरेक्शन बताएगा वो। तो उसी प्रकार से आप उस डायरेक्शन में जा करके उस वर्क को कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं कि जिनको आप डायरेक्शन के बिना डिफाइन नहीं कर सकते हो। तो उन्हीं राशियों को डिफाइन करने के लिए वेक्टर क्वांटिटीज़ बनाई गई, उन्हीं को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो जानते हैं अब हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशियाँ। जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल जा रहा है कि अदिश राशियाँ यानी जिसमें दिशा ना हो, और जिसमें दिशा ना हो, वे हमारी होती हैं स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियाँ। इसकी डिफिनेशन ये है कि फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा पार्ट जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट्स की ही ज़रूरतें पड़ती हैं, वो हमारा कहलाता है स्केलर क्वांटिटी।
यानी ऐसी राशियाँ जिनको डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की ही ज़रूरतें पड़ती हैं, वही हमारा कहलाता है अदिश राशियाँ यानी स्केलर क्वांटिटी। उनमें हम डायरेक्शन ऐड नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं ऐड कर सकते हैं इसको भी समझाता हूँ मैं। जैसे आप जलेबी लेने गए थे तो आप दुकान वाले भैया से बोले कि भैया मुझे आप 2 किलो जलेबी दीजिए, ठीक है। अब इसमें हम डायरेक्शन ऐड करके समझाते हैं। जैसे आप दुकान वाले से बोले कि भैया आप मुझे 2 किलो जलेबी ईस्ट में दे दीजिए, या 2 किलोमीटर, या फिर 2 किलोग्राम जलेबी आप पीछे दे दीजिए, या 2 किलोग्राम जलेबी आप नीचे दे दीजिए। तो आप इसमें डायरेक्शन ऐड नहीं कर सकते हो। दुकान वाला आपको कैसे देगा 2 किलोग्राम आगे जलेबी, 2 किलोग्राम पीछे जलेबी, 2 किलोग्राम ईस्ट में जलेबी? क्या आपको लेकर के वो ईस्ट में जाएगा तो आपको जलेबी देगा? ऐसा नहीं है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्केलर क्वांटिटीज़ में हम डायरेक्शन को ऐड नहीं कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि कुछ क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, वेक्टर की नहीं। ऐसी क्वांटिटीज़ को कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, देख लीजिए। जैसे कि मास, डिस्टेंस, टाइम। यहाँ पे टाइम की बात की गई है तो टाइम को मैं बताना चाहता हूँ कि टाइम का डायरेक्शन नहीं होता है। टाइम का डायरेक्शन नहीं होता है। जो आप लोग एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज पढ़ते हो वो घड़ी की सुइयों का डायरेक्शन होता है, उसी को नाम दे दिया गया है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। उसका कोई डायरेक्शन नहीं है टाइम का। टाइम कहीं भी चल सकता है किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद है आपका स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गया, पावर हो गया, चार्ज हो गया, एंड करेंट और वोल्टेज। ऐसे बहुत से हैं, ऐसे बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। आइए बढ़ते हैं अपना सेकेंड टॉपिक जो है, जो सेकेंड टाइप है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जैसे कि हमारा जो मेन है आज का टॉपिक वो वेक्टर ही है। तो वेक्टर, आज तक आप लोगों ने वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है, वही हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। या फिर कह दें कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा पार्ट या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, वही हमारा वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। लेकिन क्या ये डिफिनेशन पूर्ण है? क्या ये कंप्लीट डिफिनेशन है वेक्टर क्वांटिटी की? इसको देखने के लिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ है, बल्कि डिस्टेंस नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की ओर हमें स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की ओर डिस्टेंस निकालना रहता है, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल्कि जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। बट आप लोग के सामने मैं क्वेश्चन रखता हूँ, आप लोग वीडियो को पोस्ट करके इसका आंसर भी दे दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें हम डायरेक्शन ऐड कर सकते हैं, क्या वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है? जितनी भी टोटल जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर उनमें हम डायरेक्शन उसमें ऐड हो जाती है तो क्या वो एक वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी? इसका आंसर आप लोग वीडियो पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, चीटिंग नहीं करना है, ठीक है। तो मैं इसका आंसर बताता हूं। आंसर है नहीं। सभी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें डायरेक्शन ऐड हो सकती है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ ऐसा क्यों। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, करंट। करंट के बारे में आप लोग ने जाना होगा, बहुत लोग जानते हैं क्योंकि ये डेली लाइफ आप लोग देखते ही हैं, करंट वगैरह कई बार किसी को लग भी जाता है, ठीक है। तो करंट में डायरेक्शन ऐड कर सकते हैं? हाँ, करंट में डायरेक्शन होती है। करंट की डायरेक्शन क्या होती है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर मोशन करता है। तो करंट की डायरेक्शन हुई ना, करंट का एक डायरेक्शन इसमें ऐड हो गया। तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि जो करंट है ये आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन नहीं करता है,
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का ओबे नहीं करता है, फॉलो नहीं करता है, इसलिए हमारा ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए ये मैंने फिगर बनाया, इसमें 3 एम्पियर और 4 एम्पियर की जो दो करंट्स हैं वो एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, उसके बाद मिलने के बाद जिनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आ रहा है 7 एम्पियर। ठीक है, बट एक और बनाते हैं जहाँ पे जो 3 एम्पियर और 4 एम्पियर जो एंगल है वो हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम लाते हैं तब भी इसका जो रिजल्टेंट है वो तो सेम ही आ रहा है, 3 और 4 मिला करके 7 ही आ रहा है, क्योंकि इसका जब हम एल्जेब्रिक जो सम करते हैं 3 + 4 = 7 जब कर रहे हैं हम, तो वो तो 7 आ जा रहा है, लेकिन दोनों केसेस में हमारा ये सेम ही रिजल्टेंट आ रहा है। बल्कि जो हमारा वेक्टर होता है वो हमारे एंगल पे डिपेंड करता है, जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि वेक्टर ही हमारा डायरेक्शन है। ठीक है, तो जो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मान लीजिए पहले यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री मैंने कर दिया, तो जब एंगल चेंज हो जा रहा है, जब डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, तो इसके रिजल्टेंट पे फर्क पड़ना चाहिए। अगर ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता तो वेक्टर क्वांटिटी ऑफ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पालन करता है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो सेम ना आता बल्कि चेंज हो जाता, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है, इसलिए हमारा ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं बल्कि एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मैंने जो फैक्ट अभी बोला था कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, अगर उसमें डायरेक्शन ऐड कर दिया जाए, तो इसका आंसर है नहीं, सभी नहीं होती हैं। तो हमारा इसका एक नया डिफिनेशन निकल के आता है, जिसका मेन डिफिनेशन है कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वो 3 कंडीशन को फॉलो करे। कौन कौन सी? पहली हमारी है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी मैग्नीट्यूड, यानी उस फिजिकल क्वांटिटी की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दूसरा है हमारा डायरेक्शन, कि उसको डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़नी चाहिए, उसमें डायरेक्शन हम ऐड कर सकते हैं। और जो थर्ड वन है, जो उसकी जो थर्ड कंडीशन है, वो है कि ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, कि जो हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करनी चाहिए। अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन 3 कंडीशंस को फॉलो नहीं करती है तो वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो आप लोग को वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमेशा 3 कंडीशंस को ध्यान में रखना है कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, उसमें एक डायरेक्शन होना चाहिए, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। यही था हमारा आज मेन टॉपिक, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी प्रयास किया समझाने के लिए। जिसको अगर क्लियर ना हुआ हो वो कमेंट बॉक्स में कभी भी कोई भी क्वेश्चन रख सकता है, लेकिन सिर्फ वीडियो वाले टॉपिक पर। ठीक है, तो और जानते हैं इसके बारे में हम। अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, या किसी भी वेक्टर को हम रिप्रेजेंटेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो वेक्टर क्वांटिटी होता है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का साइन बनाते हैं, यानी जो हमारा एरो रहता है वही हमारा हो जाता है एक वेक्टर क्वांटिटी। जैसे अगर हम दिखा दें कि कोई हमारी कार है वो 5 किलोमीटर/सेकेंड से ईस्ट में जा रही है, तो ईस्ट की ओर हम एरो बना देंगे और नीचे लिख देंगे 5 किलोमीटर/आवर। तो हमारा वो डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड भी ऐड हो गया, तो हमारी वो हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसी प्रकार से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वेक्टर का एक एरो बना करके। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कि अ फ्यू डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, यानी जो हमारा जो वेक्टर है, जो हमारा जो वेक्टर अलजेब्रा है उसमें कुछ डिफिनेशंस आती हैं, इसके भी कुछ टाइप्स होंगे, अलग अलग प्रकार के वेक्टर्स होंगे। तो हमारा जो पहला है वो है इक्वल वेक्टर, यानी समान सदिश। तो इक्वल वेक्टर क्या होता है? हम जानते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंटेट हम एक एरो से करते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो वेक्टर्स या ऐसे वेक्टर्स, सॉरी दो नहीं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो ऐसे 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स जो परिमाण में और दिशा में समान होते हैं वे कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स। क्योंकि सामने दिया हुआ है वे इक्वल नाम ले रहा है, इक्वल नाम ले रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल वेक्टर्स है। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका जो परिमाण में और दिशा में समान होते हैं, यानी जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इक्वल हो और जो डायरेक्शन है वो भी इक्वल हो, तो वो हमारे कहलाते हैं इक्वल वेक्टर्स, यानी समान सदिश। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारा कोई वेक्टर ए है, उसका डायरेक्शन ये है, हमारा वेक्टर बी है, उसका भी डायरेक्शन ये है, और सी उसका डायरेक्शन ये है,
और तीनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर सी, ये हमारे जो तीनों वेक्टर हैं ये आपस में कहलाएंगे इक्वल वेक्टर्स यानी समान सदिश। ठीक है, डिफाइन हो गया होगा आई होप आप लोग को। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है अपोजिट वेक्टर यानी विपरीत सदिश। चूंकि यहाँ पे वेक्टर की बात की गई, यानी जो दिशा की बात की गई है, तो यहाँ पे जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, वो होगा डायरेक्शन। तो ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज या फिर ऐसे वेक्टर्स जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल हो बट उनका जो डायरेक्शन हो वो अपोजिट हो, ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं अपोजिट वेक्टर। ठीक है, जैसे मैंने मान लिया कि मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका मैग्नीट्यूड को तो इक्वल है बट जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, हम लोग ने वेक्टर पढ़ा होगा, वेक्टर हमारा मैथ में भी आता है। तो जब दो वेक्टर्स आपस में इक्वल हों और उनका डायरेक्शन चेंज हो तो वो एक दूसरे के अपोजिट साइंस के हो जाते हैं, यानी अपोजिट साइन। ठीक है, साइंस नहीं, अपोजिट साइन के हो जाते हैं। तो वो हो जाता है हमारा, जैसे यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी। ठीक है, जो माइनस क्या होता है, यहाँ माइनस हमारा शो करता है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस हमारा डायरेक्शन शो करता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है यूनिट वेक्टर यानी एकांक सदिश। आप लोग हेडिंग से पकड़ा करिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए हेडिंग में लिखा है यूनिट मतलब होता है हमारा 1। तो ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड हो वो हमारा 1 हो यानी 1 हो, वही हमारा कहलाता है एकांक वेक्टर या फिर यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंटेट करने के लिए हम कैप लगाते हैं। कैप देखिए इसका साइन ऐसे होता है, जैसे कह लिया कि मेरा कोई एक वेक्टर ए है। ठीक है, इसका अगर हमें एकांक वेक्टर यानी जो यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो इसको रिप्रेजेंटेट करेंगे हम एक कैप से। ठीक है, यानी अगर किसी क्वांटिटी के ऊपर अगर हम कैप लगा दें तो वो हमारा हो जाता है यूनिट वेक्टर। तो इसका जो डिफिनीशन होता है, इसका जो फार्मूला लिखते हैं वो हो जाता है कि कैप ए या फिर ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। यहाँ पर जो मॉड लगा है, मॉड ऑफ वेक्टर ए, आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा कि मॉड क्या करता है, वो आपका मैग्नीट्यूड बताता है। तो यहाँ पे मॉड ऑफ वेक्टर ए का मतलब है कि ए, ठीक है, ए हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या करता है, वो डायरेक्शन हटा करके सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है। यहाँ पे मॉड का सिर्फ यही मतलब है। तो इसका फॉर्मूला हमारा हो गया है क्या, कि ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, यानी वेक्टर ए अपॉन में वेक्टर ए का जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है, वो अगर उसे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ए कैप निकल जाता है। यहाँ से अगर हम चाहें तो वेक्टर ए का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो हमारा वेक्टर ए का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट डिफिनीशन है वेक्टर अलजेब्रा की, वो है कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर यानी लंब कोणीय एकांक सदिश। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो इसकी डिफिनीशन है, तो ऑर्थोगोनल एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इनके अलोंग यूनिट वेक्टर्स को डिफाइन करना ही हमारा वो होता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यानी इन जो एक्सिस हैं इनमें अगर हम डिफाइन करते हैं यूनिट वेक्टर्स को तो हमारा कहलाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। हमारा जो एक्स एक्सिस में जो हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है वो होता है आई, और वाई एक्सिस में होता है वो होता है जे, और जेड में जो होता है वो होता है के। तो आई जे के से हम रिप्रेजेंटेट करते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स को। यही 3 वेक्टर्स होते हैं ऑर्थोगोनल। ठीक है, और इनका जो मैग्नीट्यूड होता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड इसका हमेशा 1 होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने बताया कि मॉड लगाते हैं। ठीक है, तो मॉड ऑफ आई इक्वल टू हो जाएगा 1, मॉड ऑफ जे इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1, मॉड ऑफ के इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लें कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 10 यूनिट का वेक्टर क्या होगा, तो वो हो जाएगा 10i। अब ऐसे अगर माइनस एक्स एक्सिस में लेंगे या फिर निगेटिव एक्स एक्सिस में लेंगे तो वो हो जाएगा -10i। अब ऐसे ही अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस में किसी वेक्टर को डिफाइन करेंगे, मान लीजिए कोई 10 यूनिट का कोई वेक्टर है उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा 10j वाई में, और निगेटिव वाई में जाएंगे तो -10j। और ऐसे के में यानी जब जेड एक्सिस में डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा 10k और -10k। तो इसी तरीके से निकलते हैं। बट यहाँ पे
आई जे के का यूज़ क्या है बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा वेक्टर है और कोई हमारी वेक्टर क्वांटिटी किसी भी डायरेक्शन में वर्क कर सकती है। वो हमारी एक डायरेक्शन में वर्क कर सकती है, दो में भी कर सकती है और तीनों में भी कर सकती है, यानी एक्स वाई जेड तीनों में भी वो डिफाइन हो सकती है। तो यहाँ पर अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को हम डिफाइन कर रहे हैं, किसी उसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं, मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी हमारी ए है, उसके हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं, एक्स में अलग है, वाई में अलग है, जेड में अलग है। मान लीजिए एक्स में ए एक्स हो गया, वाई में ए वाई हो गया और जेड में ए जेड हो गया। तो हो जाएगा वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड प्लस ए जेड के। तो इस प्रकार से हम किसी भी वेक्टर को तीनों एक्सिस में डिफाइन कर सकते हैं। मतलब उसके दो ही डायरेक्शन होते, या तो एक्स या वाई या फिर वाई जेड या फिर एक्स जेड। तो वो हो जाता है कि वेक्टर ए इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जेड या फिर ए एक्स आई प्लस ए जेड के। तो इस प्रकार से डिफाइन होता है। ठीक है, इसमें कुछ और डिफिनेशंस हैं, जैसे कि हमारा शून्य वेक्टर यानी जीरो वेक्टर या फिर इसको नल वेक्टर भी कहते हैं। तो इसके जो नेम है उससे भी डिफाइन हो रहा है। जीरो वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो जीरो हो जाए तो हमारा वो शून्य वेक्टर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो मेन टॉपिक जिस पे क्वेश्चंस बनते हैं, वो है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में ही वेक्टर को जब मैंने डिफाइन किया था मैंने बताया था कि इसका एक अलग वेक्टर लॉ चलता है एडिशन का। ठीक है, तो क्या इसको हम नॉर्मल वे में ऐड कर सकते हैं? तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में हम जानेंगे, जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और इसके कुछ और भी जो रूल्स हैं एडिशंस के, कैसे ऐड होता है, जिसका जो रेक्टेंगल रूल है, ट्रायंगल रूल है एडिशन का, इन सब के बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और इस वीडियो को आप लोग जितना शेयर कर सकें उतना शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए ताकि आप लोग को ऐसी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का। जय हिंद, धन्यवाद।